गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टडी में आज हम कक्षा 12 के पार्ट नंबर 2 में मेगा स्पोरोजेनेसिस के विषय में हम चर्चा करेंगे। जो आपकी मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, मेगा स्पोर्स मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, और जो जेनेसिस में होता है फॉर्मेशन, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हम मेगा स्पोरोजेनेसिस में करते हैं। जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, जो दीर्घ बीजांड मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मेगा स्पोर के बनने की क्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसमें जो ओवरी के सेल्स होते हैं, ओवरी के सेल्स में जो इसकी ओरिजिन मानी जाती है वह आपके हाइपोडर्मल सेल से होता है। इसमें जो आपके सेल्स होते हैं वह सेल्स में एक कुछ अलग तरह के आपके सेल्स दिखाई देते हैं, जिसको आप प्राइमरी आर्चीस्पोरिया सेल्स कहते हैं। प्राइमरी आर्चीस्पोरिया सेल्स में आपका पेरिकाइनल डिवीजन होता है, और पेरिकाइनल डिवीजन होने के ऊपर की तरफ आपके प्राइमरी पेराइटल सेल्स, नीचे की तरफ आपके प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होता है। जो आपके प्राइमरी पेराइटल सेल्स होते हैं उसमें 1, 2 या 3 बार डिवीजन होते हैं, बाद में डिवीजन रुक जाते हैं या नहीं भी डिवीजन होते हैं। लेकिन जो आपके प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिवीजन नहीं होता है, जिसके कारण ये आपके मेगा स्पोर मदर सेल्स के तरह के ये कार्य करते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल्स में आपके मियासी डिवीजन होता है, और मियासी डिवीजन होने के उपरांत आपके 4 लीनियर टेट्राड मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जो लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर्स होते हैं इसमें 3 धीरे धीरे वह डिजनरेट हो जाते हैं, और एक आपके फंक्शनल मेगा स्पोर्स होता है। इसमें आपके माइटोटिक डिवीजन होते हैं, और माइटोटिक डिवीजन होने के कारण आपके एक सेल से आपके 2 सेल्स बनते हैं। यह आपके एम्ब्रियो सैक में होता है। उसके बाद आपके 4 बनते हैं, फिर से आपके 8 बनते हैं, और 8 बनने के उपरांत दोनों न्यूक्लियाई से एक एक न्यूक्लियाई आपके सेंटर की तरफ पहुंच जाते हैं, और सेंटर की तरफ पहुंचने के उपरांत इसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इसमें जो भी आपके साइटोप्लाज्म होते हैं वह तो मिल जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है। ऊपर की तरफ आपके 3 सिनर्जिक सेल्स की तरह की संरचना दिखाई देते हैं। इससे नीचे वाले आपके एंटीपोडल सेल्स होते हैं। जो 3 आपके सिनर्जिक सेल्स में 2 को सिनर्जिक सेल्स कहते हैं, एक को हम एक सेल्स कहते हैं। इसमें कुछ आपके खाली स्थान होते हैं जिसको आप वैक्यूल कहते हैं। अंदर की तरफ आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, और नीचे की तरफ 3 आपके एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ये एंटीपोडल सेल्स का बाद में कोई फंक्शन नहीं होते हैं, लेकिन जो आपके सिनर्जिक सेल्स होते हैं वह सिनर्जिक सेल्स में क्या होते हैं, ये जो एक सेल्स होता है वह एक सेल्स के न्यूट्रिशन का कार्य करते हैं, और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं इसमें ये रहते हैं, बाद में ये फर्टिलाइजेशन में वह भाग लेते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट के प्रकार विकास क्रिया के में भाग लेने वाले मेगा स्पोर
केंद्रकों की संख्या के आधार पर फीमेल गैमेटोफाइट निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है मोनोस्पोरिक। इसमें मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने के उपरांत ये 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिसमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं, केवल एक आपके फंक्शनल आपके मेगास्पोर्स होता है जी। इसीलिए इसको मेगास्पोरिक कहते हैं। दूसरा होता है बाइस्पोरिक। इसमें फीमेल गैमेटोफाइट के विकास में 2 मेगास्पोर्स भाग लेते हैं, जैसे आपके प्याज में होता है। तीसरा होता है आपके चतुर्बीजाणु या टेट्रास्पोरिक। इसमें फीमेल गैमेटोफाइट के विकास में 4 मेगास्पोर्स भाग लेते हैं। इस वीडियो में यह हम मेगास्पोरोजेनेसिस के विषय में बात किए। हम परागण के विषय में बताएंगे। जो आपके परागण की प्रक्रिया होता है, परागकणों के परागकोश से वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया को ही हम परागण कहते हैं। यानी जो मेल स्पोर्स होते हैं वह जो आपके वर्टिका होता है, फीमेल पार्ट होते हैं, वहां तो परागकण पहुंचता है, उसी को हम परागण कहते हैं। जो परागण की प्रक्रिया होता है वह 2 तरह का होता है। पहला आपके स्वपरागण की प्रक्रिया, दूसरा होता है आपके परपरागण की प्रक्रिया। स्वपरागण की प्रक्रिया उसको कहते हैं जिसमें जो परागकण होते हैं वह वर्तिका तक स्वयं पहुंच जाते हैं और परागण की प्रक्रिया वह संपन्न हो जाती है, उसको स्वपरागण की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरे तरह का होता है आपके परपरागण की प्रक्रिया या क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रक्रिया जिसमें परागकण वह स्वयं वर्तिका तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसको पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम आपके जल हो, आप स्वयं हो, या आपके कीड़े मकोड़े हो, या आपके जो चिड़िया हो, उसके माध्यम से यदि परागकण वर्तिका तक पहुंच जाता है वह आपके परपरागण की प्रक्रिया होता है। तो हम यहाँ पर जो स्वपरागण होता है उसके विषय में विस्तृत बताएंगे कि जो स्वपरागण की प्रक्रिया होता है इसमें एक ही पुष्प के या उसी पुष्प अथवा उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं, इसे स्वपरागण कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें इसके 2 भेद हो सकते हैं। इसमें जो पहला है कि पहली अवस्था में जिसमें एक लिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंचे, उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये भी अवस्था हो सकती है जिसमें एक ही पौधे के पुष्प, चाहे वह एक लिंगी पुष्प हो या अथवा द्विलिंगी पुष्प हो, के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प यानी मादा पुष्प या द्विलिंगी पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं, उसे स्वपरागण की इस अवस्था को सजात पुष्पी परागण कहते हैं या क्लिंटोनोगैमी कहते हैं। इससे भी आपके 60 नोट आते हैं। तो जो स्वपरागण की प्रक्रिया होता है इससे हमको क्या लाभ है? तो पुष्पों के
परागकण का होना निश्चित है, जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है। दूसरा लाभ है, स्वपरागण की प्रक्रिया में दूसरे पौधे पर निर्भर नहीं रहता है, वह परागण की प्रक्रिया हो जाता है। तीसरे तरह के आपके लागे जो स्वपरागण में पुष्पों का रंग, सुगंध या मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, वह वैसे ही आपके स्वपरागण की प्रक्रिया वह पूरी हो जाएगी। इसमें स्वपरागण जो बीज ये शुद्ध नस्ल के होते हैं, अर्थात इनके पैतृक गुण वही रहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के वह डिफरेंस नहीं होगा। उससे क्या हमको हानि है स्वपरागण की प्रक्रिया से? तो इसमें पहला है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे हमेशा कमजोर होते हैं। दूसरा है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा आकार में ये छोटे होते हैं। तीसरा यह है कि ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं, ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। तो ये हमारा आपके स्वपरागण की प्रक्रिया है। तो ये युक्तियों में ही आपके कुछ दिए होते हैं, जैसे एक लिंगता क्या है या स्ववंदता क्या है, स्वदूषण क्या है। इसी में एक है आपके निमिलता या क्रिस्टोगैमी क्या होता है, ये ताटोट में पूछा जाता है। जो क्रिस्टोगैमी होता है कि कुछ पुष्प, द्विलिंगी पुष्प ऐसे भी होते हैं जो कभी खिलते नहीं है, इसे निमिलता कहते हैं। ऐसे पुष्पों में बौंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण की प्रक्रिया वह क्या होती है, संपन्न होती है। जैसे आपके मूंगफली, खटी बुटी इत्यादि में होता है। तो ये आपके स्वपरागण है। इसके पहले वीडियो में हम देखे थे जो परागण की प्रक्रिया होती है वह दो तरह की होती है। इसमें दूसरा है आपके पर परागण की प्रक्रिया। परागकणों में एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जिसके कारण आपके परागण की प्रक्रिया वह संपन्न होती है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम आपके वायु भी हो सकता है, आपका जल भी हो सकता है, आपकी पक्षियां भी हो सकती हैं, आपके कीट भी हो सकते हैं। ये कुछ न कुछ आपके माध्यम का, उसी से आपके परागण की प्रक्रिया यदि संपन्न हो रही है तो वह आपके स्वपरागण की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें जो पर परागण की विधियां होती हैं, परागकणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, जो निम्न है। पहला होता है आपके वायु परागण। वायु परागण में जो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मेल पार्ट है, फिर कुछ दूसरे जगह आपके फीमेल पार्ट है। आपके परागण की प्रक्रिया वायु के झोंके के साथ वह परागकण दूसरे पौधे तक यदि पहुंच जा रहा है, परागण प्रक्रिया संपन्न होती है, तो वह आपके पर परागण की प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। दूसरा होता है आपके जंत परागण। जंत परागण में आपके कीट परागण पहला होगा, जैसे मधुमक्खी, तितली होती है, वह आपके मेल पार्ट से परागकण लेकर वह फीमेल पार्ट तक पहुंचती है, जिससे कीटों के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरा होता है आपके पक्षी परागण। इसमें सेमल, बिग्नोनिया आदि के जो पौधे होते हैं वह आपके मेल पार्ट को लेकर
फिर से फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं, जिससे आपके पक्षियों के द्वारा परागण की प्रक्रिया वह होती है। मेलिपोरिफिली सूरन कुल के पौधे जैसे आपके जमीन कंद, सर्पपादप के कीटों के अतिरिक्त घोंघों के द्वारा भी वह आपके परागण की प्रक्रिया वह आपके संपन्न होती है। तीसरा होता है आपका कीरो पिटेरिफिली, कचना या आपके कनमम आदि के पौधे में चमगादड़ों के द्वारा भी आपके परागण की प्रक्रिया वह संपन्न होती है। तीसरे तरह का है जल परागण, जैसे आपको हाइड्रिला देख लीजिए या कोई अन्य पौधा हो, तो उसमें मान लीजिए कि आपका एक मेल पार्ट यहाँ पे है, फिर से दूसरे जगह फीमेल पार्ट है, तो क्या होगा, आपके मेल जो आपके परागकण होंगे वह जल के माध्यम से वह दूसरे जगह आपके मेल फीमेल पार्ट तक पहुंच जा रहे हैं, परागण की प्रक्रिया वह संपन्न हो जा रही है, तो वह आपके जल के द्वारा पर परागण की प्रक्रिया वह पूरी होती है। पर परागण प्रक्रिया से हमारा लाभ क्या है, तो पर परागण से उत्पन्न बीज बड़े भारी तथा अच्छे नस्ल के होते हैं। इन बीजों से उत्पन्न बीज बड़े भारी और स्वस्थ होते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करने की अधिक क्षमता होती है। तीसरा लाभ होता है ये जो पर परागण से उत्पन्न जो भी पौधे होते हैं या रोग अवरोधक जातियां तैयार की जा सकती हैं, वह रोगों से लड़ने की क्षमता उस पौधों में रहेगी। जो इनसे पौधे उत्पन्न होते हैं उनके जो गुण होते हैं वह आपके कुछ नए होते हैं। पर परागण से क्या हानि है, पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर वह हर समय निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी हानि यह है कि कीटों को आकर्षित करने के लिए जो भी हमारा रंग है पुष्प का या आपके बड़े दल है या सुगंध या मकरंद उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण पौधों में ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। तीसरा जो हानि है, जो पर परागित बीज उत्पन्न होते हैं वह सदैव आपके हाइब्रिड होते हैं, तो ये आपके पर परागण की विधियां हैं। अभी उसमें कृत्रिम परागण है। कृत्रिम परागण में मनुष्यों के द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकण को स्वेच्छा अनुसार किसी दूसरे पौधे पर के वर्तिकाल पर पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वह आपके कृत्रिम परागण कहलाता है, क्योंकि उसमें आपके मनुष्य मनचाहा आपके परागण की प्रक्रिया वह कराता है और जो पौधे होते हैं वह उत्पन्न होते हैं। कि अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि परागण के पश्चात निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, क्योंकि हम अभी पिछले वीडियो में बताए थे आपके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें आपके मेल गैमीट का फॉर्मेशन आपने किया था। उसके बाद हम फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा स्पोरोजेनेसिस आपको बताए थे, जिसमें 3 आपके सिनर्जिक सेल, जिसमें एक आपके मेल फीमेल गैमीट था या एक सेल था और 3 आपके एंटीपोडर सेल था। ये फॉर्मेशन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए आप यहां एक पुष्प का लंबवत काट
में निषेचन की प्रक्रिया का हम प्रदर्शन किए हुए हैं, जहां पर ये नीचे की तरफ आपके सेपल्स है, यहाँ पर आपके पेटल्स है, ये आपके मेल गैमिट है, जो आपके एंड्रोसियम होता है, ये फीमेल पार्ट है, जो आपके गाइनोसियम होता है। तो यहाँ पर जो आपके एंथर है, यहाँ पर एंथर सेक है, वहीं पर आपके पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। यहाँ पर आपके स्टिग्मा वाला पार्ट है, स्टिग्मा वाला पार्ट में आपके जो मेन स्पोर्स होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वहां तक पहुंचते हैं और पॉलन ट्यूब की सहायता से ये जो एंटीपोडर सेल और सिनर्जी सेल्स होते हैं, यहां से जो आपके पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब में आपके एक गैमीट अंदर की तरफ आता है और अंदर की तरफ आने के उपरांत उसमें विभाजन की प्रक्रिया होता है, और विभाजन की प्रक्रिया होने के पश्चात वह एक मेल गैमीट आपके दो पार्ट में टूट जाते हैं। जैसे ही वह दो पार्ट में टूटते हैं तो एक आपके एक सेल से फ्यूजन करता है और दूसरा आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है। इससे जो एक सेल और एक मेल गैमीट से फ्यूजन होने के उपरांत ये जाइगोट का निर्माण कर जाता है, और ये आपके जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से आपके एक मेल गैमीट यहाँ फ्यूजन करता है, जिसके कारण वह टर्शियरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। बाद में ये आपके एंडोस्पर्म में चेंज जाता है। एंडोस्पर्म का मुख्य कार्य यह होता है कि जो भी आपने जाइगोट बनाया हुआ है उसके न्यूट्रिशन में ये भाग लेता है। तो यहां पर आपके परागनली में बीजांड के प्रवेश कैसे होता है, इसके विषय में हम बताएंगे। ये आपके ओव्यूल्स वाला पार्ट है, आपके फीमेल पार्ट है, ये आपके मेल पार्ट है, जो आपके स्टिग्मा के ऊपर से ये जो एक ट्यूब निकला हुआ है, ये ट्यूब की सहायता से आपके मेल गैमीट अंदर की तरफ आते हैं। जैसे ही वो मेल गैमीट अंदर की तरफ आते हैं तो उस वहां पर तो फंक्शन के लिए बहुत से मेल गैमीट होते हैं, लेकिन वह फंक्शन में केवल एक ही भाग लेता है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद ये डिवाइड हो जाते हैं एक से दो आपके न्यूक्लियस में। जैसे ही वह डिवाइड हो जाते हैं तो यहाँ पर आपके पोलर न्यूक्लियाई होते हैं दो, यहाँ पर ऊपर की तरफ आपके तीन एंटीपोडल सेल्स होते हैं, दो यहाँ पर सिनर्जी सेल्स होते हैं, एक आपके एक सेल्स होता है। अगले में देखते हैं कि ये जो आपके मेल गैमीट थे दो, वह आपके पॉलन ट्यूब की सहायता से वह अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया आपको। अगले स्टेप में क्या होते हैं कि जो आपके दो मेल गैमीट थे, यहां पर एक जो एक सेल था उससे फ्यूजन के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं, दूसरा आपके फीमेल मेल गैमीट जो सेकेंड था वह आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन के लिए उसके पास पहुंच जाता है। जैसे पहुंचने के उपरांत सबसे पहले आपके प्लाज्मोगैमी होता है, जो भी आपके साइटोप्लाज्म होते हैं दोनों न्यूक्लियस के, वह आपस में मिलते हैं। फिर से आपके कैरियोगैमी होता है, कैरियोगैमी में ये जो आपके न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस ये आपस में फ्यूजन करते हैं, जिसको आप कैरियोगैमी कहते हैं। ये पहले ही बताया जा चुका है। ये न्यूक्लियस ये फ्यूजन करने के उपरांत ये आपके एक मेल गैमीट और एक सेल के फ्यूजन से आपके जाइगोट का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके 2n होते हैं। फिर से जो आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस था और एक आपके मेल गैमीट, उसके फ्यूजन करने के उपरांत यहाँ पर आपके टर्शियरी न्यूक्लियस बनता है, और टर्शियरी न्यूक्लियस बनने के उपरांत ये एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। चेंज हो जाने के पश्चात
इसका मुख्य कार्य एंडोस्पर्म का होता है कि जो भी आपके जाइगोट बनता है उसको न्यूट्रिशन देने में वह आपके सहायता प्राप्त करता है। इसको इस प्रकार के जो निषेचन की प्रक्रिया होता है उसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं। जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होता है, जो भी आपके एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म में जो पुष्पीय पौधे होते हैं वहीं पर ये आपके डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया देखा जाता है। इसके विषय में सबसे पहले आपके नोवास्टिन नामक वैज्ञानिक 1898 में जो लीलियम या फ्रिस्टलेरिया नामक जो पौधा था, जो आपके एंजियोस्पर्म था, वहीं पर आपके डबल फर्टिलाइजेशन के विषय में उन्होंने देखा था। थैंक यू।